जस्ट सिंगल एजेंडा टॉपिक है, सिंगल पॉइंट टॉपिक है, जहां पे लिखा हुआ है कि पावर मेजरमेंट ऑफ लैगिंग पावर फैक्टर लोड डेल्टा कनेक्टेड बैलेंस सिस्टम का। चलिए तो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। और एकदम छोटा सा वीडियो रहेगा ये, शॉर्ट एंड सिंपल सा, जिसमें हम लोग इसको डिराइव करेंगे बढ़िया तरीके से। मीनवाइल एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बोला हुआ था कि लीडिंग पावर फैक्टर लोड का डेरिवेशन कर लीजिएगा स्टार कनेक्शन का केस का, मैंने आपको बेसिक्स बताया था। तो आई होप आप उसको कर लिए होंगे, अगर नहीं किया तो कहाँ पर दिक्कत आ रही है वो मुझे बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक जो है वो गिवन है, साथ में सेशन में भी एंड पर मैं आपको उसका स्कैन कोड जो है वो दिखा दूंगा, जिससे आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज द delta connected lagging पावर फैक्टर लोड। इसका पावर मेजरमेंट करेंगे बाय यूजिंग द सेम 2 वाट मेथड। तो 2 वाट का यूज करेंगे, डेल्टा कनेक्टेड लैगिंग पावर फैक्टर लोड का पावर मेजरमेंट करेंगे। तो चलिए सपोज करते हैं कि साइड पर लिख देते हैं यहां पर कि लेट अस अज्यूम दैट a balanced a balanced three phase delta connected lagging power factor load is shown below. So 2 watt meters 2 watt meters as connected in given figure are W1 एंड W2। डायग्राम बनाने की बारी है, चलिए डायग्राम समझते हैं इसका कैसे बनेगा। तो डेल्टा कनेक्टेड लोड सिस्टम है आपके पास, यहाँ से बना दिया एक डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। अब यहाँ पर तीनों ही फेजेस में कुछ लोड लगे हुए हैं, ठीक है, दे आर ऑल द फेज लोड्स। ZPH जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। अब ZPH जो लगे हुए हैं हर फेज के, ZPH यानी कि पर फेज इंपिडेंस जो है वो आपके लगे हुए हैं यहाँ पर हर फेज के, उनको यहाँ पर पहले प्लेस कर देते हैं। सक्सेसफुली प्लेस कर दिया इन सबको। चलिए ठीक है, इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया और नेक्स्ट वन इज हियर। ठीक है, तो ये हमारा 3 फेज का लोड है। आर फेज, वाई फेज, जेड फेज, तीनों के तीनों। अच्छा, आर वाई और बी फेज है, जेड फेज नहीं है। द फेज इज आर, दिस इज आवर वाई फेज और ये हमारा बी फेज है। ठीक है, तो हम लोग एग्जैक्टली वैसे ही कनेक्शन फिर से करने वाले हैं 2 वाट मीटर्स का, जैसा हम लोगों ने स्टार के कंडीशन पर किया था। बस अब एक चीज को हमको ध्यान रखना है कि कॉमन किसे रखना है, बी फेज को हमको कॉमन रखना है। ठीक है, जितने इंपिडेंसेज हैं सब फेज क्वांटिटीज के फॉर्म में अवेलेबल है। चलिए इसका टर्मिनल जो है उसको ड्रॉ कर देता हूं मैं। तो ये आर फेज का टर्मिनल, यहाँ पर बी फेज के टर्मिनल को यहाँ नीचे शो कर देता हूं मैं, और बीच में से वाई फेज के टर्मिनल को गुजारते हैं इस जगह से। चलिए भाई, वाई फेज का टर्मिनल यहाँ पर हो गया। तो हमारे तीनों के तीनों फेज टर्मिनल्स यहाँ पर है, दिस इज आर, दिस वन इज वाई, और यहाँ पर है बी। ठीक है, देखना हमको ये है कि क्या डेल्टा के केस में, जहाँ पे रिलेशंस में ये अंतर होता है कि लाइन करंट इस बार √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट होती है, जबकि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के सीधे सीधे बराबर होता है, जो कि स्टार का उल्टा है, स्टार के उलट है। तो क्या इस कंडीशन पर भी पावर का एक्सप्रेशन सेम आएगा? भाई जब मैंने आपको 3 फेज का पावर का जो चैप्टर जो टॉपिक जब पढ़ाया था, तो मैंने आपको बोला था कि द एक्सप्रेशन ऑफ पावर रिमेन सेम इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ कनेक्शन, कि कनेक्शन चाहे किसी भी टाइप का हो, स्टार हो या चाहे डेल्टा हो, पावर का एक्सप्रेशन सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो क्या वो चीज़ यहाँ पे वाकई में प्रूव होगी? देखते हैं अभी उस चीज़ को। और 2 वाट मीटर मेथड, अब डेल्टा कनेक्शन में भी अगर 2 वाट मीटर का यूज़ करेंगे, तो क्या उसमें भी W1 प्लस W2 से √3 टाइम्स ऑफ VLIL cos phi आता है या नहीं आता है? देखते हैं यहाँ।
तो इम्पिडेंसेस के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऑल आर जेड पी एच, है ना, इंडिविजुअल इम्पिडेंसेस हो गए हमारे फेज इम्पिडेंसेस। अच्छा, वॉट मीटर अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले वॉट मीटर की करंट कॉइल जो है उसको मैं प्लेस कर देता हूँ इस आर फेज पर, ठीक है। और इसका प्रेशर कॉइल जो है वो कहाँ से कहाँ तक लगेगा, इसका प्रेशर कॉइल जो है वो लगेगा यहाँ से, कॉमन इस बार भी मैं उसी बी फेज को कॉमन रख रहा हूँ। दूसरी तरफ आप क्या करेंगे कि जो दूसरा वॉट मीटर है उसकी करंट कॉइल को आप प्लेस कर दीजिए वाई पर, और इसकी भी प्रेशर कॉइल को हम लोग ऐसी बी फेस पर कॉमनली ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक। चलिए, दो वॉट मीटर्स आ गए। तो ये हो गया वॉट मीटर W1, नीचे हो गया वॉट मीटर W2, इसका नाम लिख लेते हैं, दिस इज W2, दिस इज W1। करंट कॉइल प्रेशर कॉइल डिफाइन कर लेते हैं एक बार, दिस इज द करंट कॉइल, ये इसका PC है, यहाँ पर भी CC, दिस इज इट्स PC, ठीक। अब देखते हैं कि कौन कौन सी अब हमको एक और चीज़ पिछले डेरिवेशन से पता है कि वॉट मीटर जो करंट और वोल्टेज की रीडिंग आपको शो करता है ना, उसका करंट कॉइल जो करंट दिखाएगा, या जो उसका प्रेशर कॉइल जिस पोटेंशियल को मेजर करेगा, वो दोनों के दोनों लाइन क्वांटिटीज़ के फॉर्म में होते हैं, ठीक। तो हम सीधे सीधे लाइन क्वांटिटीज़ का नोटेशन जो है उसको लिख लेते हैं, यहाँ से जाने वाली करंट IR, यहाँ से IY, और यहाँ से IB। व्हाट अबाउट द लाइन वोल्टेजेस, लाइन पोटेंशियल कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ से, फिर देखिए लाइन पोटेंशियल आपके पास हो जाएगा VRB, या VBR आप चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक, और इधर हो जाएगा VYB, ठीक। इतने से ही मतलब है, बाकी R से Y के बीच का वोल्टेज का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वॉट मीटर का पोटेंशियल कॉइल तो लगा ही नहीं है, R से Y थोड़ी ना लगा है, R से B के बीच में लगा है ना, तो इस हिसाब से हमको ध्यान देना है। तो इतना डायग्राम आप ड्रॉ कर लेंगे बढ़िया तरीके से। अगर इतना ड्रॉ कर लिया तो चलिए शुरुआत वैसे ही करते हैं जैसे कि हम लोगों ने स्टार के कंडीशन पर किया था, ठीक है। स्टार के केस में जैसे शुरुआत किए थे वैसे ही यहाँ पर भी स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलिए ठीक है भाई, बढ़िया। तो अब देखते हैं कि इसको कैसे लिखना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे रीडिंग ऑफ, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि रीडिंग ऑफ, रीडिंग ऑफ W1 की रीडिंग, करंट कॉइल का रीडिंग क्या आ जाएगा यहाँ से IR, प्रेशर कॉइल का रीडिंग क्या आ जाएगा देखिए VRB। तो पूरे वॉट मीटर की रीडिंग W1 की क्या आ जाएगी VRB इंटू IR इंटू कॉस फाइव, ओके। और फाइव वन लिख लीजिए आप इसको, फाइव वन के लिए आप बताएंगे कि इट इज़ द एंगल बिटवीन VRB एंड IR, बोल सकते हैं हम लोग ऐसा, ठीक है, इनके बीच का एंगल है। और कलेक्टिवली इसको अगर देखा जाए तो वी कैन राइट W1 एज लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट इंटू कॉस फाइव वन। तो यहाँ पर मेन मुद्दा यही है कि हमको cos फाइव वन की वैल्यू, मतलब फाइव वन की वैल्यू बेसिकली फाइंड करनी है, ठीक है। पहले वॉट मीटर की रीडिंग आ गई अपने पास, चलो ठीक है, वॉट मीटर W2 पर चलते हैं, जरा देखते हैं वॉट मीटर W2 जो है वो क्या दिखाता है। तो लिखेंगे यहाँ पर रीडिंग ऑफ W2, दूसरा वॉट मीटर क्या दिखा रहा है। तो भाई सेकंड वाले वॉट मीटर के लिए आप लिखेंगे यहाँ पर कि इसका CC जो है वो करंट IY शो करेगा, और इसका PC जो है ये वोल्टेज शो करेगा VYB। तो फाइनली वैल्यू ऑफ W2 जो है वो कितनी हो जाएगी VYB इंटू IY इंटू कॉस ऑफ फाइव, फाई टू कर देते हैं ताकि पता रहे कि इन दोनों के बीच का एंगल है। सो दिस फाई टू इज द एंगल बिटवीन, फाई टू इज द एंगल बिटवीन VYB एंड IY, ठीक है। VYB और IY के बीच का ये फेज डिफरेंस एंगल है, ओके, दिस इज फाई टू। तो अब हमारे पास वॉट मीटर W2 की रीडिंग कितनी है फाइनली, सो W2 इज लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट इंटू कॉस ऑफ फाई टू। यहाँ तक का एक्सप्रेशन आई गया, इसकी सभी को बढ़िया से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। इतना एक्सप्रेशन तो सबका आ गया हम लोगों का। अब यहाँ से आपको फाई वन और फाई टू की वैल्यू बतानी है, ध्यान रखिएगा कंडीशन डेल्टा का है, और डेल्टा कंडीशन होने के साथ साथ आपको लाइन और फेज करंट्स के फॉर्म में डिफरेंस जो है वो दिखेगा कि लाइन करंट जो होती है वो √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट है, जबकि लाइन वोल्टेज इज डायरेक्टली इक्वल टू द फेज वोल्टेज, ठीक। तो आप जब यहाँ रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे डेल्टा के केस में, तो आप यहाँ पे लाइन करंट्स के फॉर्म में बता सकते हैं, ठीक है।
चलिए लाइन करंट्स को अगर मैं बताने जाऊँ तो क्या लिखूंगा इसको, इसको मैंने लिख दिया आई आर, चलिए I12 लिख लीजिए, IRY भी लिख सकते हैं इसको, I23 लिख लीजिए, यहाँ लिखे आप I31। ठीक है, फिर आपने इनका एंटी फेज बना दिया, अपोजिट फेजेस लाइक दिस। इसका अपोजिट फेज बनाएंगे तो ये हो गया -(I12) -(I23) और इसको लिखेंगे -(I31)। इनके बनते ही आपको दिखेगा कि ये पूरा एंगल 60 डिग्रीज में डिवाइड हो गया है। जो पहले 120 के डिफरेंस पर थे, अब ये सब 60 डिग्रीज के डिफरेंस पर डिवाइड हो चुके हैं। ओके, चलिए 60 डिग्री का बाइफर्केशन आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, अब आप इसके बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करके इनकी जो रिजल्टेंट करंट्स है उसको ट्रेस करेंगे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करते हैं और जो रिजल्टेंट करंट्स आती हैं उनको सब जगह ट्रेस कर लेते हैं। और मीनवाइल हमको इसी फेज़र के अंदर वोल्टेजेस को भी ट्रेस करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, वोल्टेजेस का फेज़र भी इसी में ट्रेस होगा। और चूंकि लैगिंग पावर फैक्टर कंडीशन है, मतलब करंट लैग करनी चाहिए, तो इसका मतलब वोल्टेज हर फेज में लीड करेगा अपने रिस्पेक्टिव करंट से। वोल्टेज जो है अपनी रिस्पेक्टिव करंट की तुलना में हर फेज में लीड करता हुआ आपको दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ऐसा कुछ आपका फेजर डायग्राम बन रहा है। ओके, जैसे ही आप रिजल्टेंट ट्रेस करेंगे, इनकी रिजल्टेंट्स कहाँ कहाँ पर आएगी, ये देखिए, ये सभी रिजल्टेंट करंट जो है आएगी, ये सब लाइन करंट जो है आई अपने रिस्पेक्टिव फेज करंट्स के फॉर्म में। ये देखिए, ये फेजर बन जाएगा आपके पास, पूरा एकदम सीक्वेंस है, पूरा स्टेप बाय स्टेप बनेगा। ये फेजर के बनते ही आपको दिखेगा कि ये सब जगह पर 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, चलिए इस सबको ड्रॉ करते हैं एज इट इज। ठीक है भाई, तो सभी में 30 डिग्रीज का डिफरेंस हर जगह पर दिखाई दे रहा है। ओके ठीक है, तो यहाँ पर हमारी लाइन करंट आ गई। दूसरा चीज़ आपको ये करना है कि आपको आपकी जो रिस्पेक्टिव वोल्टेजेस हैं उनको ट्रेस करना है। वोल्टेज कहाँ पे ट्रेस होगा, देखिए लैगिंग पावर फैक्टर का लोड है तो वोल्टेज तो लीड करता हुआ दिखेगा ना, कहाँ पर दिखेगा, अगर ये फेज करंट है, ये लाइन करंट है, तो फेज करंट से उसका रिस्पेक्टिव फेज वोल्टेज कुछ डिग्री लीड करता हुआ तो दिखेगा। मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पे दिख रहा है। वैसे ये वाली फेज करंट है, इससे भी लीड करता हुआ दिखेगा वोल्टेज यहाँ पर। दूसरी वाली फेज करंट है, इससे भी लीड करता हुआ दिखेगा वोल्टेज आपको इधर। ये फेज वोल्टेज है, इसको आप V12 लिख सकते हो, और यही VRY भी है। फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम है, इक्वल एक दूसरे के। यहाँ पे भी आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो V23, दैट इज VYB, और इधर आप क्या लिखोगे V31, दैट इज VBR। अब हमको किससे किससे मतलब है वो समझना है। ये जो फेज लीड करता हुआ दिख रहा है, दिस इज लीडिंग बाय 5 डिग्री एंगल, तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास है 30 डिग्री, और इस तरफ है आपके पास 5 डिग्रीज। ठीक है, VRY का सिचुएशन जो है वो आपने वहाँ पर बनाया है, I12 VRY के फॉर्म में। ठीक है, अच्छा सिमिलरली यहाँ पर भी आपको कितने का लीडिंग जो है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ से यहाँ तक आप इसको 5 डिग्री शो कर लीजिए, इस सेगमेंट को भी आप 5 डिग्री के फॉर्म में शो कर दीजिए। ठीक है, बाकी 30 - 5 कहाँ करना है, 30 + 5 कहाँ पे करना है वो आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग वापस अपने क्वेश्चन पे। तो हमको पता है कि φ1 जो है वो किसके बीच का एंगल है, φ1 इज द एंगल बिटवीन VRB एंड IR, और φ2 किसके बीच का एंगल है, VYB एंड IY। इन क्वांटिटीज के बीच का एंगल्स आपको नोन है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए φ1 के लिए क्या लिखना है, VRB और IR के बीच का एंगल है VRB। देखिए अगर ये VBR है तो VRB आपको एंटी फेज में यहाँ कहीं पे दिख रहा होगा। ठीक है, VRB जो है वो यहाँ एंटी फेज में चाहे तो आप एक्सटेंड करके बना सकते हैं, तो VRB मान लो यहाँ पे। ठीक, और करंट कौन सी है, करंट आपको चाहिए IR करंट। करंट जो है कौन सी चाहिए, IR करंट। देखिए आपने I12 I23 I31 के फॉर्म में लिखा है ना, मैं आपको दोबारा एक बार याद दिला देता हूँ।
I12, I23, I31 का मतलब होता है IRY, IYB एंड IBR। ये इक्विवेलेंट टू ईच अदर। आपको याद होगा जब डेल्टा कनेक्शन का मैंने आपको डेरिवेशन करवाया हुआ था, तो मैंने आपको RYB लिखवाया था और इसी के साथ साथ मैंने 1, 2 और 3 भी लिखवाया था, ये बताने के लिए ताकि नोटेशंस ये एक जैसे ना हो जाए, थोड़े से डिफरेंस दिखे नोटेशन में, कि फेस क्वांटिटी का नोटेशन अलग दिखे और लाइन का नोटेशन अलग दिखे। इसके लिए हम लोगों ने 1 2 3 का नोटेशन भी यूज़ किया था और RYB का भी यूज़ किया। तो आप I12 को IRY बोल सकते हो, 2 3 को YB बोल सकते हो और 3 1 को BR बोल सकते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से भी आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। तो अगर आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे I31 दिया हुआ है, I31 को क्या बोल सकते हैं, IBR बोल सकते हैं। अगर इसका मतलब यहाँ पे IBR है, ठीक है, यहाँ पर IBR है, और ये वाली करंट कौन सी है, दिस इज I12, मतलब IRY है, माइनस में ये वाली करंट जो है माइनस में IRY है। तो IRY और IBR के बीच का जो रिजल्टेंट आपको निकल के मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, दिस शुड बी IR। तो अब देखिए VBR और IR के बीच का रिजल्टेंट कितना दिखेगा, टोटल 30 - 5 दिखेगा आपको। इनके बीच का एंगल जो है क्लियरली आपको दिख रहा है 30 - 5। और सिमिलरली ऐसे ही आप जब VYB और VIY के बीच का भी एंगल देखेंगे ना, देखिए IY कहाँ पर आ गया आपके पास, IY की वैल्यू कहाँ पर आ गई, IY चलो निकाल लेते हैं, देखते हैं कहाँ पर आएगा। VYB यहाँ पर है, ठीक है, और IY जो है वो आपको कहाँ पर मिल रहा है, इस जगह पर मिलेगा। IY इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट, तो आप देखेंगे ये टोटल 30, IY जो है वो कहाँ पर मिलेगा आपको, देखिए जरा, सॉरी इस जगह पे नहीं है, इसको थोड़ा सा सही से देखिएगा। IY जो है वो कहाँ पर मिलेगा भाई, टोटल 30 इधर है और इधर पे 5 है, टोटल एंगल जो है आपको देखना होगा। तो IRY हो गया, सॉरी VRY हो गया, आपको VYB की वैल्यू चाहिए ना, VYB इसके रिस्पेक्ट में, तो ये मिलेगा आपको इस जगह पे -I12, यानी IRY यहाँ पे है, और I23 किसको बोलेंगे हम लोग, I23 का मतलब हो गया IYB, I23 का मतलब हो गया IYB, ठीक है, हाँ जी। तो IYB और -IRY के बीच में आपको मिल रहा है IY, ओके, तो दिस इज योर IY, यहाँ पे है IY, ओके अभी ठीक है। तो IY अगर इधर बना रिजल्टेंट के फॉर्म में, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की एंगल 30 डिग्री, तो फिर से देखिएगा आप ध्यान से, ये वाला एंगल 30 डिग्री और ये वाला एंगल 5, आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट की एंगल बतानी है, यहाँ से यहाँ तक की एंगल आपको पता लगानी है, ठीक है। ये एंगल हमको देखना है मेजरली। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप क्या करिए, सबसे पहले ये 30 डिग्री लीजिए और दूसरे बार ये 5 को लीजिए, दोनों को ऐड कर देंगे तो IY से लेकर के VYB के बीच का एंगल आपको टोटल मिल जाएगा, ये वाला एंगल, ठीक है, यही कर रहे हैं हम लोग। चलिए भाई, तो अब इसको लिख लेते हैं, इसका एंगल कितना मिला हमको, 30 + 5। अब सॉल्व करते हैं। So now we will get the value of W1 as VL IL cos of 30 - 5। मुझे लगता है इसके आगे का डेरिवेशन अब आपको ध्यान में आ गया होगा, अगर आपने एक भी बार प्रैक्टिस किया होगा तो आपको यहाँ से आगे का पूरा स्टेप याद हो चुका होगा। दिस विल बी cos of 30 + 5, ओके। तो अब ये दो मेजर एक्सप्रेशंस आ गए आपके पास, वॉट मीटर W1 की रीडिंग और वॉट मीटर W2 की रीडिंग के फॉर्म में। तो मेक दैम इक्वेशन नंबर 1 and 2। अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, अब इसके आगे का सिंप्लीफिकेशन जो है अब वो चलेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे एडिंग बोथ, तो इस पे आप लिख लीजिए W1 + W2, सो दिस विल बिकम VL IL, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा cos of 30 - 5 प्लस cos of 30 + 5, ठीक है। तो ये कैसा दिख रहा है, cos C + cos D के फॉर्मूले जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो cos C + cos D का एक्सप्रेशन क्या होता है हम लोग जानते हैं, हमको पता है cos of C + cos of D is given as 2 times of cos C + D by 2 into cos of C - D divided by 2, देख सकते हैं ऐसा।
ठीक है, अगर ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान में है तो इसी एक्सप्रेशन के बेसिस पे पूरे इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दीजिए। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करिएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस सी प्लस डी बाई टू। देखिए वी एल आई एल को तो रहने देते हैं, कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस ऑफ 30 डिग्री। सिंप्लीफाई कर लीजिए, सी प्लस डी यानी कि 30 माइनस 5 प्लस 30 प्लस 5, तो दिस इज 60, और 5 और प्लस 5 माइनस 5 जीरो हो गया, 60 बाई टू दैट इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड विथ कॉस ऑफ माइनस 5। ये डेटा आपके पास बच रहा होगा। तो अगेन एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एंड वी विल गेट W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ VL IL इंटू रूट 3 बाई टू इंटू कॉस 5। भाई कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। फाइनली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ऑफ VL IL cos 5। इस पॉइंट पर ये बात प्रूव हो जाती है कि कनेक्शन चाहे स्टार कनेक्शन हो या डेल्टा कनेक्शन हो, 2 वॉट मीटर की रीडिंग जो है वो आपको अल्टीमेटली 3 फेज का एक्टिव पावर का एक्सप्रेशन ही बताएगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा एक्सप्रेशन के। ठीक है, तो मेक इट योर थर्ड पॉइंट, ये आपका तीसरा पॉइंट बन जाएगा। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, जहाँ पे हम लोग लिखेंगे W1 माइनस W2 करके देखेंगे कि क्या हो जाता है। नाउ W1 माइनस W2, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा W1 माइनस W2 इज इक्वल्स टू VL IL cos of 30 minus 5 माइनस कॉस ऑफ 30 प्लस 5। ठीक, चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब cos c माइनस cos d वाला केस है, ये किसका केस है? दिस इज द केस ऑफ cos c माइनस cos d। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कैसे बनती है इसकी? cos of c माइनस cos of d इज गिवन एज माइनस 2 टाइम्स ऑफ sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, c माइनस d बाई 2। देख सकते हैं इसको ऐसा। चलिए ये आपका एक्सप्रेशन जो है वो बनता है। तो इसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग आगे इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे, तो हो जाएगा W1 माइनस W2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 VL IL साइन ऑफ 30 डिग्री इंटू साइन ऑफ माइनस 5। अब साइन का माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, तो माइनस और माइनस साइन दोनों की तरफ से कट जाएगा, आपके पास बचेगा W1 माइनस W2 इज इक्वल्स टू साइन 30 यानी कि 1/2 हो गया, तो 2 का डेटा भी कट गया, ये बचा VL IL साइन 5। ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन नंबर 4। दिस इज आवर फोर्थ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमको समझ में आता है कि वॉट मीटर की रीडिंग का जब सब्ट्रैक्शन किया तो क्या मिला? रिएक्टिव पावर सिंगल फेज का। अगर इस पूरे इक्वेशन का रूट 3 से मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तब आपको 3 फेज का रिएक्टिव पावर मिलता है इस केस में। ठीक, नाउ व्हाट अबाउट द पावर फैक्टर? चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पावर फैक्टर। सो पावर फैक्टर बाय 2 वॉट मीटर, 2 वॉट मीटर मेथड, बाय 2 वॉट मीटर मेथड। 2 वॉट मीटर्स का यूज करें, क्या पावर फैक्टर के एक्सप्रेशन में अंतर आएगा क्या? स्टार के केस में तो निकाल रखे हैं आप, डेल्टा के केस का भी देख लीजिए, पावर फैक्टर में कोई डिफरेंस आएगा क्या? तो पावर फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 3। ठीक, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 3, ये लिखेंगे हम लोग। तो लिख लेते हैं, इसका मतलब हो गया W2 माइनस W1 अपॉन, सॉरी फिर से एक बार सुधार के लिखता हूं मैं इसको, W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर आया था VL IL साइन 5, जबकि थर्ड इक्वेशन में क्या आया था हमारे पास? रूट 3 टाइम्स ऑफ VL IL साइन कॉस 5। ठीक है, W1 प्लस W2 से क्या एक्सप्रेशन मिला था हमको? पूरा का पूरा एक्टिव पावर ऑफ 3 फेज जो है उसका एक्सप्रेशन मिला था रूट 3 टाइम्स ऑफ VL IL cos 5 का। तो यहाँ से मुझे साइन 5 बाई cos 5 से मिलता है tan थीटा। VL IL दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, 1 बाई रूट 3 बचा इंटू tan थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ इसको, सो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू रूट 3 टाइम्स W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। क्लियर ये एक्सप्रेशन?
हमको तो थीटा की वैल्यू से मतलब है, तो वी कैन से थीटा या फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2। डन यहाँ तक? चलिए बढ़िया। पावर फैक्टर फाइंड करना है। कॉस ऑफ फाई, हमको ना पावर फैक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हम लोग लिखेंगे कॉस ऑफ फाई इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2। कंप्लीट होता है इसी के साथ एक्सप्रेशन। और आप अगर इसको स्टार वाले एक्सप्रेशन के साथ मैच करके देखेंगे, कोई अंतर नहीं दिखाई देगा, सारा कुछ एकदम डिट्टो सेम दिखाई देगा। तो पावर फैक्टर के एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ना पावर के रिप्रेजेंटेशन में कोई फर्क पड़ता है। 2 वाटमीटर से आप डेल्टा या स्टार किसी भी बैलेंस कनेक्शन के लिए अगर आप सॉल्व करिए, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए डिराइव करिए, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए डिराइव करिए, एक्सप्रेशन आपका एट द एंड बिल्कुल सेम आएगा। नो चेंज इन दैट। अगर एग्जामिनेशन में आया, जिन यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में ये पोर्शन है, उनके एग्जामिनेशन में जब ये क्वेश्चन आता है तो 7 से लेके 15 नंबर के बीच का क्वेश्चन बनता है। ये एक कंप्लीट डेरिवेशन का, ये आप बना के आएंगे, पूरा का पूरा 100% मार्क्स लेकर के आएंगे। जैसा मैंने डायग्राम बताया, जैसा उसके अंदर मैंने आपको फेजर बताया, वो सारा कुछ एज इट इज़ बना के आइएगा, एक भी मार्क्स जो है आपका नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका 3 फेज एसी का पोर्शन जो है वो होता है कंप्लीट। अगर आप एसएससी के लिए या क्रैश कोर्स के फॉर्म में एजे एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे होते, तो मैं इसके आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछा जाता है। लेकिन क्योंकि ये क्लासेस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो इसीलिए इसी पॉइंट पर आपका पोर्शन जो है वो कंप्लीट होता है। अब अगली क्लास में आप देखेंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इस 3 फेज एसी के पूरे चैप्टर के ऊपर, कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो ऑल ओवर इंडिया के, आप इन लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। पूरी की पूरी सीक्वेंस एकदम प्रॉपर सीरीज में आपके लिए बनी हुई हमेशा रहेगी प्लेलिस्ट के फॉर्म में। ठीक है, और इस लेक्चर का नोट्स आपको कहाँ पर मिलेगा? इस लेक्चर का नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है वो मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ से। तो यहाँ की पूरी डिटेल्ड पीडीएफ जो है वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। ठीक है, ये इसका मतलब एड्रेस रहा, और ये इसका क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। मस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। अगले लेक्चर में मिलता हूँ, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कराता हूँ आपको। तो थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।